वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ही होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, एक्चुअली ये टॉपिक जिस भी एग्जाम में ऐसे होने वाला है, निबंध लेखन होने वाला है, उन सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है। बिकॉज टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म, वैश्वीकरण और संरक्षणवाद। जब से ट्रंप 2.0 शुरू हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों पर टैरिफ इंपोज करना शुरू किया है, जो कि प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद की एक नीति है। और इस पॉलिसी के चलते दुनिया भर के शेयर मार्केट से लेकर के डोमेस्टिक मार्केट में अभी कोलाहल मचा हुआ है। तो ऐसे में इकोनॉमी के लिए, दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर होकर के आ रहा है कि कहां हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी में कन्वर्ट लगभग हो चुकी थी, और अचानक से ग्लोबल इकोनॉमी से अगेंस्ट हम प्रोटेक्शनिज्म की ओर आगे बढ़ने लगे। दुनिया के अलग अलग देश पर टैरिफ इंपोज होने लगा, उनके आयात निर्यात को महंगा किया जाने लगा। तो ऐसे में जो ग्लोबल शेयर मार्केट धड़ाम होकर के गिर रहे हैं, उसमें भारत का शेयर मार्केट भी है। यह दिखाता है कि अब इकोनॉमी के लिए अभी का जो समय है यह बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। तो ऐसे में चूंकि हर ऐसे में इकोनॉमी के एक टॉपिक को, एक या दो टॉपिक कोई भी कमीशन पूछता है, तो चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या कोई भी स्टेट कमीशन हो, वह इस टॉपिक को टच जरूर करेगा, ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है। तो आप लोग भी इस टॉपिक को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो हो सकता है थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आए, लेकिन इंपॉर्टेंस इसका बहुत ही अधिक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं। अगर ये टॉपिक आता है तो हम इसको फ्रेम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो टर्म्स दिए गए हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म, वैश्वीकरण और संरक्षणवाद, इसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद बताएंगे कि यह अभी रिसेंट में चर्चा में क्यों आ गया, व्हाई इट वाज इन न्यूज। फिर हम बताएंगे कि अभी तक जो बैकग्राउंड क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रहा है ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म का, ठीक है। तो बैकग्राउंड बताएंगे। फिर उसके बाद रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, अभी वर्तमान में दुनिया किस ओर जा रही है, ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रही है कि प्रोटेक्शनिज्म की ओर जा रही है, उसकी बात करेंगे। फिर इसके साथ इंडिया के पोजीशन की बात करेंगे कि इंडिया का ग्लोबलाइजेशन और जो ट्रंप 2.0 का टैरिफ वॉर है, इसको लेकर के क्या स्टैंड है। फिर हम बात करेंगे कि अगला कदम दुनिया का क्या होगा, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर इंडिया ऑल्सो, ओके। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन पर बात करेंगे। तो टॉपिक कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये मैंने बता दिया। आइए सीधे टॉपिक में एंटर करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जब करेंगे तो एक बहुत अच्छा थॉमस एल फ्रीडमैन का एक स्टेटमेंट है, ये एक इकोनॉमिस्ट है, इनका स्टेटमेंट है कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ रियलिटी। वैश्वीकरण कोई विकल्प नहीं बल्कि वास्तविकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि दुनिया चाह करके भी ग्लोबलाइजेशन से दूर नहीं जा सकती है। यह हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन से कट जाएं। इसके कहने का पीछे का तात्पर्य यह है कि ये कहते हैं कि जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, दुनिया का जो भूगोल है, वहां दुनिया में किसी भी एक क्षेत्र में उसकी जरूरत की पूर्ति के लिए सभी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। किसी देश में पेट्रोलियम है तो वहां पानी नहीं है, किसी देश में पानी है तो पेट्रोलियम नहीं है, किसी देश में अनाज होता है तो किसी देश में और खनिज पदार्थ होते हैं। मतलब एक जगह सारे संसाधन पर्याप्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी भी देश के पास नहीं है। तो ऐसे में अगर दुनिया को पेट्रोल लेना हो तो अरब देशों से जुड़ना पड़ेगा, अरब देशों को अगर अनाज लेना है तो भारत से जुड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से दुनिया को अगर सॉफ्टवेयर चाहिए, हाईटेक सर्विस सेक्टर चाहिए, तो उसमें अमेरिका से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस एक्सपर्ट्स की जरूरत है तो इंडिया चाइना से जुड़ना पड़ेगा। तो दुनिया इतनी डाइवर्स है और उसमें उनकी भौगोलिक जरूरतों को नेचर ने ही, प्रकृति ने ही ऐसे विभाजित कर दिया है कि हम न चाहते हुए भी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर होने के लिए बाध्य हैं। वी आर फोर्स्ड टू कनेक्ट टू ईच अदर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसीलिए ये कहते हैं थॉमस फ्रीडमैन
कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ चॉइस, यह चॉइस नहीं है, इट इज अ रियलिटी, यह एक वास्तविकता है जो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आप चाह करके भी इससे अलग नहीं हो सकते हैं। इसको स्टार्ट करेंगे इस कोटेशन के साथ, उसके बाद हम फ्लो के साथ आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे इसको फ्लो करना हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कुछ कमेंट करते हैं, सर आप हिंदी में एक्सप्लेन कम करते हैं। चलिए उसका इंट्रोडक्शन आज हम हिंदी में ही करते हैं। अगर हम इसको इस कोटेशन को लिखें, उसके बाद जब हम लिखेंगे तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि आज हम वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं। चाहे हम स्वयं व्यक्तिगत रूप से भले ही वैश्विक भ्रमण करने नहीं गए हों या करने से वंचित हो, किंतु सोशल मीडिया, सिनेमा या अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के उपभोग द्वारा हम दुनिया के दूसरे भाग में व्यक्ति, समाज, संस्थाओं और मल्टी डायमेंशनल कंपनियों के साथ अवश्य जुड़े हुए हैं। आज के इस दौर को मार्शल मैकलुहन ने ग्लोबल विलेज की संकल्पना देकर भारतीय परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय संकल्पना को मूर्त रूप दिया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले एक कोटेशन, उसके बाद फ्लो में आगे बढ़ेंगे। और फ्लो में आगे बढ़ते हमने क्या किया, वैश्वीकरण को बताया कि हम भले व्यक्तिगत रूप से वैश्विक भ्रमण पे नहीं गए हों, बट स्टिल वी आर पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिकॉज वी आर यूजिंग ग्लोबल इक्विपमेंट्स, ग्लोबल गुड्स, और दुनिया देख रहे हैं कैसे, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू सिनेमा। तो इस तरीके से हम ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं, चाहे हम भले ही ग्लोबल दौर में गए हों या ना गए हों। और इसी को मार्शल मैकलुहन क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज, कि दुनिया आज ग्लोबल विलेज हो चुकी है, वैश्विक गांव की संकल्पना आ गई है। और यह संकल्पना कहां से आती है, इसका प्राचीन आधार क्या है, भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की जो उपनिषदीय संकल्पना है वहां से आती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, एक कोटेशन लिया, उसके बाद फ्लो में आगे बढ़ गए। और अब उसके बाद फ्लो में आगे बढ़ने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, डिफाइन द टर्म्स। उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करके क्या करेंगे, ग्लोबलाइजेशन को और प्रोटेक्शनिज्म को डिफाइन करेंगे। यहां लिखा इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल दूंगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पैराग्राफ चेंज करके डिफाइन करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस, किसमें, अमॉन्ग कंट्रीज। और तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है किस चीज की, इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस, जो आपस में एक जुड़ने की एक प्रक्रिया है, एंड इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भर होने और एक दूसरे से जुड़ने की एक प्रक्रिया है, किसके बीच में, अमॉन्ग कंट्रीज, राष्ट्रों के बीच में। तो वैश्वीकरण देशों के मध्य एक दूसरे से जुड़ने और एक दूसरे पर निर्भर होने की प्रक्रिया है, डिफाइन कर दिया हमने। फिर उसके बाद, और इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ पीपल, गुड्स एंड आइडियाज, या हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, यह एक प्रक्रिया है किस चीज की, फ्री फ्लो ऑफ, मुक्त प्रवाह की, किसके मुक्त प्रवाह की, पीपल, गुड्स एंड आइडियाज, लोगों, वस्तुओं और विचारों के मुक्त प्रवाह की एक प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, वेयरएज, जबकि प्रोटेक्शनिज्म इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी which restrict imports from other countries to protect domestic industries from foreign competition। जबकि क्या है, प्रोटेक्शनिज्म, जबकि संरक्षणवाद क्या है, इट इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी, यह एक आर्थिक नीति है, which restrict imports, जो आयात को प्रतिबंधित करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, फ्रॉम अदर कंट्रीज, दुनिया के अन्य देशों से आयात को प्रतिबंधित करती है, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ताकि स्थानीय, किसका, इंडस्ट्री का, स्थानीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जा सके फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है,
तो इस तरीके से हम दोनों को क्या किए, हमने दोनों को डिफाइन किया एक ही पैराग्राफ में। ध्यान रखिएगा, ये एक पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करेंगे एंड देन वी विल डिफाइन प्रोटेक्शनिज्म। एंड उसके बाद अगला क्या है, अगला है कि हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे डिफाइन करने के बाद कि हाल ही में, ये चर्चा में क्यों आ गया था, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ होने के साथ ही उनके द्वारा दुनिया के 57 कंट्रीज पर टैरिफ इंपोज करने के साथ ही संरक्षणवाद और वैश्वीकरण की चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है। व्हाइट वॉज इन न्यूज, तो ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म क्यों न्यूज में है, क्योंकि ट्रंप 2.0 के आने के साथ ही क्या हुआ, टैरिफ वॉर की शुरुआत हो गई एंड डोनाल्ड ट्रंप इंपोज टैरिफ ऑन मोर देन 57 कंट्रीज। 57 से अधिक देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। अब अगर हम बात करें तो उन्होंने चाइना पर 145% का टैरिफ लगाया है एंड इंडिया पर 26% का। साथ ही इंडिया चाइना को छोड़ करके बाकी सभी देशों को 90 दिन का कूलिंग पीरियड भी दिया है, पॉज पीरियड दिया है कि आप लोग 90 दिनों में अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील साइन कर लो और हमारी जो चिंताएं हैं उसका समाधान कर दो तो ठीक, नहीं तो हमारी चिंताओं का समाधान नहीं करोगे तो वी विल कंटिन्यू द टैरिफ इम्पोज्ड। तो उसके बाद हम वो टैरिफ के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 57 से अधिक देशों पर टैरिफ लगाया, जिसमें चाइना पर सर्वाधिक 145% और भारत पर भी 26% का 26% का टैरिफ इंपोज किया। इसलिए दुनिया में फिर से संरक्षणवाद और वैश्वीकरण की नीति चर्चा में आ गई। विथ अनाउंसमेंट्स ऑफ ट्रंप्स टैरिफ टेरर, ग्लोबल शेयर मार्केट लॉस्ट $10 ट्रिलियन। और डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ के अनाउंसमेंट के साथ ही दुनिया भर के शेयर मार्केट से $10 ट्रिलियन लॉस हो गया। दुनिया भर के शेयर मार्केट धड़ाम से गिर पड़े और लगभग शेयर मार्केट से $10 ट्रिलियन पैसा बाहर निकल गया। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो इस लॉस के चलते और डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ के चलते फिर से प्रोटेक्शनिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन चर्चा में आ गया। तो इसको हम बता देंगे कि क्यों चर्चा में आ गया, पैराग्राफ चेंज करके। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड्स क्या रहा है। तो पहले बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन और संरक्षणवाद चर्चा में क्यों है, फिर उसके बाद आएंगे कि आइए जानते हैं कि वैश्वीकरण का अब तक का इतिहास क्या रहा है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन सिंस नाउ। ओके, तो अगर हम बात करें तो इंटरडिपेंडेंसी इज क्या है, नेचुरली ड्रिवन विथ जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जो दुनिया के देश हैं उनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी, यह प्रकृति ने ही फिक्स कर रखा है कि आप को एक दूसरे देश के साथ व्यापारिक रिश्ते या अपने रिश्ते बनाने ही होंगे, वहां जाना ही होगा, क्योंकि यू डू नॉट हैव एवरीथिंग नीडेड। आपको जो जरूरत की चीजें वो सब कुछ आपके पास नहीं है, इसीलिए आपको ग्लोबलाइज्ड होना ही होगा। ऐसा किसने किया है, निश्चित किया है, नेचर ने, प्रकृति ने ऐसा निश्चित कर रखा है। ठीक है, फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन टू सोशलिस्ट रूल क्या है, इंटरडिपेंडेंस वाज द ट्रूथ। चाहे हम एंशिएंट टाइम की बात करें, अगर हम भारत के इतिहास के अतीत की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें इंटरनेशनल ट्रेड की जानकारी मिलती है, जिसमें मेसोपोटामिया से लेकर के और किससे, अफ्रीका से लेकर के और चाइना तक के ट्रेड की जानकारी क्वाइंस से मिल जाती है। क्वाइंस सिक्के नहीं, मुहरों से मिल जाती है, सील्स से मिल जाती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के और फिर उसके बाद जब हम हिस्ट्री के अगले फेज में मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया में आगे बढ़ते हैं, तो ग्रीको रोमन सोसाइटी में एक फिलोसफर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, प्लिनी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, किताब लिखी थी, नेचुरल हिस्टोरिका।
उस नेचुरल हिस्टोरिका में वो लिखते हैं और चिंता अपनी जाहिर करते हैं कि जो ग्लोबल वेल्थ है वह दुनिया में घूमता हुआ इंडिया में आके क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। कहते हैं कि जो दुनिया भर का, स्पेशली वो गोल्ड के बारे में बात करते हैं, कि जो दुनिया भर का सोना है वह दुनिया में घूमते हुए अंत में भारत में आकर के डूब जाता है। तो उससे क्या पता चलता है कि ग्लोबल ट्रेड होता था और ग्लोबल ट्रेड किसके फेवर में था, इंडिया के फेवर में था। इंडिया दुनिया के ट्रेड का सेंटर हुआ करता था। तो ये एंशिएंट टाइम की बात है। नेचुरल हिस्टोरिका में 1st सेंचुरी एडी में कौन लिख रहा है, प्लिनी लिख रहे हैं। उसके बाद हम जानते ही हैं कि दुनिया भर के ट्रेवलर्स भारत आए, चाहे वो चाइनीज हो, यूरोपियन हो या फिर अरब ट्रेवलर्स हो, यात्री हो, सब भारत आ रहे हैं। तो ये यात्रियों का मतलब लोगों का आवागमन दिख रहा है, व्यापार भी दिख रहा है और साथ ही हम दुनिया से आइडियाज भी ले रहे हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके संदर्भ में लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि मेसोपोटामिया से भी कुछ इनपुट्स लिए गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेवलप करने में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो बिल्डिंग्स बने थे उस बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में कुछ आइडियाज मेसोपोटामिया से लिए गए थे। उसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अशोक के पिलर्स रहे हैं, उस अशोक के पिलर्स को अडॉप्ट करने के पीछे आर्किमिडियस, जो ईरान के, जो उस समय ईरान में दूसरा शासन हुआ करता था, इस्लामिक रूल नहीं था, इस्लाम नहीं था, तो आर्किमिडियन पिलर्स से प्रेरणा ली गई थी। मतलब ईरान के शासकों के, प्राचीन शासकों ने जो पिलर्स बनाए थे वहां से प्रेरणा लेकर के और अशोक स्तंभ बनाए गए हैं। उसी तरीके से बाद में अगर आपने मध्यकाल में, मिडिवल एज में जब मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा होगा तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा इशू किया था, जारी किया था। तो प्रेरणा कहां से है, क्योंकि उससे पहले सांकेतिक मुद्रा कहां आ गई थी, चाइना में। चाइना में इससे पहले ही पेपर करेंसी आ गई थी। तो चाइना से कहा जाता है कि इन्फ्लुएंस होकर के और मोहम्मद बिन तुगलक ने इंडिया में कॉपर क्वाइंस, तांबे के मुद्रा जारी किए थे, सांकेतिक मुद्रा जारी करी थी। तो इसका मतलब है कि चाहे वो एंशिएंट टाइम हो या फिर मिडिवल टाइम हो, पर्सन, आइडियाज एंड गुड्स और वस्तु सबका प्रवाह दुनिया भर में होता रहा। ठीक है। उसके बाद जब हम आधुनिक काल में आते हैं, मॉडर्न इंडिया में, तो मॉडर्न वर्ल्ड में, तो मॉडर्न वर्ल्ड में दो प्रकार के इकोनॉमिक आइडियाज आते हैं, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो मॉडल है, जो सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस हुआ, यूएसएसआर में। संयुक्त क्या था, यूएसएसआर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा मुझे भी शायद ध्यान नहीं आ रहा है, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट, लेकिन अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यूएसएसआर को जब उसकी इकोनॉमिक मॉडल आई तो उसने क्या कहा कि नहीं, हम ग्लोबल ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपनी जरूरत की सभी चीजें स्वयं बनाएंगे। और जब यूएसएसआर या जो भी सोशलिस्ट कंट्रीज रहे, लाइक यूएसएसआर, उसके बाद फिर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उसके बाद कुछ समय तक वियतनाम भी सोशलिस्ट कंट्री रहा, फिर क्यूबा रहा, फिर चाइना रहा, तो इन सभी देशों ने ऐसा सोशलिस्ट मॉडल अपनाया कि वो कहते हैं कि हम अपनी जरूरत की सभी चीजें स्वयं बनाएंगे, हम दुनिया से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। एंड इट वॉज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में था ये, कैपिटलाइजेशन। ठीक है। तो कहते हैं कि जो पूंजीवाद की नीति है, मुक्त व्यापार की नीति है, उसके अगेंस्ट में समाजवादी शासन में क्या किया गया, संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई। परिणाम क्या हुआ, 1990 तक आते आते यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। ठीक है। तो यूएसएसआर जब कोलैप्स कर गया और टूट गया, बहुत सारे देशों में टूट करके विभाजित हो गया, तो उसके साथ ही दुनिया को यह लग गया कि सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी वर्क नहीं करेगी, तो अब हमें कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी को ही अपनाना पड़ेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाना पड़ेगा। और पूंजीवाद क्या कहता है कि दुनिया के देश आपस में व्यापार करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ।
तो इस तरीके से सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी के फेल होने के कारण कैपिटलिस्ट और ग्लोबलाइजेशन के प्रवाह को क्या मिला, और ज्यादा तेजी मिल गई। भारत में भी अगर हम बात करें तो भारत में भी क्या हुआ, 1991 में हमने भी अपने पॉलिसी को अपडेट करते हुए एलपीजी की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, ठीक है। और एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति की शुरुआत की। तो भारत ने भी 1991 में वैश्वीकरण की नीति को शुरुआत करते हुए अपने बाजार को दुनिया के अन्य देशों के लिए भी खोल दिया, और इसके साथ ही भारत भी उस ग्लोबलाइजेशन के रेस में शामिल हो गया, ठीक है। तो अब तक का इतिहास हमने देखा, ग्लोबलाइजेशन का इतिहास। अब आते हैं हिस्ट्री के बाद, एक स्टेटमेंट है, कोटेशन है फ्रेडरिक बेस्टिएट का कि व्हेन गुड्स डू नॉट क्रॉस बॉर्डर्स सोल्जर्स विल, अगर वस्तुएं सीमा पार नहीं करेंगी तो सेनाएं करेंगी। कहने का मतलब इनका यह है कि अगर दुनिया आपस में व्यापार नहीं करेगी तो दुनिया आपस में युद्ध करेगी। क्यों? क्योंकि किसी के पास भी अपनी आवश्यकता के लिए संपूर्ण चीज नहीं है, तो वो चीज चाहिए तो कैसे मिलेगा? एक दूसरे से व्यापार करके ले लो, और अगर व्यापार करके नहीं लोगे तो फिर मजबूरी में आपको उस क्षेत्र पर जहां की आपकी जरूरत की चीजें हैं वहां पर सेना भेज करके लड़ करके वहां पर कब्जा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर व्यापार नहीं करोगे तो युद्ध करोगे। तो यह स्टेटमेंट क्या कहता है? यह स्टेटमेंट वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है। तो हम उसके बाद यह स्टेटमेंट कोट करेंगे कि कैसे वैश्वीकरण आगे बढ़ा, पहले इतिहास चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद इस कोटेशन को यूज करेंगे। फिर आते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण ने दुनिया के लिए सिर्फ सफलता के मार्ग ही खोले हैं, इट हैज सम लिमिटेशंस ऑल्सो। एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस? पहला लिमिटेशन इसका है कि वैश्वीकरण के कारण ही, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही दुनिया बार बार ग्लोबल रिसेशन में फंसती रही, वैश्विक मंदी से दुनिया जूझती रही। किसी एक देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई और उसके संपर्क में होने के कारण दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था भी कोलैप्स कर गई। एंड व्हेन इट हैपेंड इन 1929, जब दुनिया ने बहुत बड़ी आर्थिक मंदी देखी, आर्थिक महामंदी 1929 में देखी। फिर हमने 1973 में 1929 की अगर मंदी की बात करते हुए अमेरिका से शुरू हुआ था और फिर पूरे यूरोप में और फिर लगभग भारत तक आया। 1973 की अगर मंदी की हम बात करें तो उस समय गल्फ वार चल रहा था, और गल्फ वार में जो अरब देश थे, जो ओपेक कंट्री हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, उन देशों ने कार्टेलाइजेशन किया, एक ग्रुप बना करके, और कहा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम दुनिया को पेट्रोल निर्यात नहीं करेंगे, और दुनिया के पेट्रोल एक्सपोर्ट पर क्या कर दिया? बैन लगा दिया। अब चूंकि दुनिया की इकोनॉमी के लिए पावर का सोर्स ही पेट्रोल था उस समय, तो पूरी दुनिया में तबाही मच गई। ट्रेन कैसे चलेंगी, बसें कैसे चलेंगी, सबके लिए पेट्रोल की जरूरत थी। तो ऐसे में ओपेक कंट्रीज ने 1973 में गल्फ वार के समय पेट्रोलियम पर जैसे ही रोक लगाई, पूरी दुनिया में फिर से महामंदी छा गई। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट था। उसी तरीके से 1997 में एशियन क्राइसिस आया। एशियन क्राइसिस का मतलब है कि जो साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश थे, उन 10 देशों में महामंदी आ गई, और उन 10 देशों की मंदी धीरे धीरे बढ़ करके लगभग पूरे एशिया को अपनी चपेट में लेने में सफल रही। उसके बाद फिर 2008 का हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा कि अमेरिकन बैंक्स फेल हुए, और उनके फेल होने के चलते दुनिया भर के बैंक और शेयर मार्केट धड़ाम धड़ाम गिरने लगे। तो इस तरीके से अगर दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती तो एक देश की समस्या दूसरे देश के लिए समस्या नहीं बनती, लेकिन दुनिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी, इंटरडिपेंडेंट थी। इसीलिए किसी एक देश में या किसी एक रीजन में अगर कोई रिसेशन आता था, मंदी आती थी, तो वो पूरे दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती थी।
तो ये था ग्लोबलाइजेशन का पहला लिमिटेशन। सेकेंड वाज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ग्लोबलाइजेशन का फायदा सबको नहीं मिला। जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने क्या किया, दुनिया के अन्य देशों से रॉ मटेरियल खरीद लिया, कच्चा माल खरीद लिया और अपने इंडस्ट्री में उसको तैयार किया और फिर उन्हीं देशों को बेच दिया, जैसे कि ब्रिटिशर्स भारत में करते थे। भारत से ही कच्चा माल ले जाते थे इंग्लैंड, वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, औद्योगिक क्रांति आई थी और वहां के औद्योगिक क्रांति के कारण वहां के उद्योगों में उसको तैयार करते थे और फिर भारत में ही बेच देते थे। भारत का कच्चा माल भारत में ही बिकता था और भारत से ही पैसा और कच्चा माल दोनों जाता था। कच्चा माल भी यहां से गया और हमने उनका सामान खरीदा तो हमारा पैसा भी वहां गया। तो इस तरीके से कच्चा माल और धन दोनों यूरोपीय देशों और अमेरिका में कंसंट्रेशन उनका बढ़ गया। तो ग्लोबलाइजेशन का दूसरा क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज और लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज। विकासशील और अल्प विकसित देशों से विकसित देशों की ओर धन का प्रवाह तेजी से बढ़ा। साथ ही ग्लोबलाइजेशन के चलते एक देश के अंदर भी धन का संकेंद्रण हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुआ। कुछ पूंजीपतियों का क्या हुआ, उस देश के अंदर भी कुछ ही पूंजीपतियों ने ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाते हुए बड़े हिस्से पर उस देश के अंदर की संपत्ति अपने पास इकट्ठी कर ली। उसके साथ साथ लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ग्लोबलाइजेशन हुआ तो दुनिया के एक देश के लोग दूसरे देश में जाने लगे, वहां की कल्चर से, वहां के आइडेंटिटी से प्रभावित होने लगे। जैसे हम आज इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारा कल्चर हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ करके डेवलप हुआ था। हमारी जलवायु जो है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो कैसा कल्चर, कैसा ड्रेस कोड अलाउ करता है, वो अलाउ करता है कि हम सूती कपड़े पहने, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। जाड़े में ऊन के कपड़े पहने, तो हमारे यहाँ लोग पतला कुर्ता और धोती पहना करते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या हुआ कि हमने वेस्टर्नाइजेशन को ही मॉडर्नाइजेशन मान लिया और वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे, जबकि वो हमारे क्लाइमेट के लिए सूटेबल नहीं है। फिर भी हमने क्या किया, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी थी हमारी धोती कुर्ता, उसको छोड़ दिया और उनका सूट बूट पहनने लगे, उनका टी शर्ट पहनने लगे, जबकि ये हमारे इन्वायरमेंट, हमारे मौसम के अनुकूल नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारी सांस्कृतिक, जो हमारी कल्चरल पहचान थी, वह भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगी। तो ये दुनिया के सब देशों के साथ ऐसा हुआ, अधिकांश देशों के साथ। उसी प्रकार इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो गया। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि कुछ देशों पर दुनिया के अधिकांश देशों की निर्भरता करा दी। अब ऑयल के लिए दुनिया भर के देश अरब देशों पर डिपेंड हो गए, रसिया पर डिपेंड हो गए। रसिया आज भी अगर पूरे यूरोप को अकेले अपने कंट्रोल में करने में सक्षम हो पाया तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि पूरे यूरोप के देश रसिया पर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के लिए डिपेंडेंट थे, उनको चाहिए था और रसिया के पास वो था, तो रसिया इसलिए उनको कंट्रोल कर सका। उसी तरीके से इकोनॉमिक डिपेंडेंस अरब क्षेत्र पर हो गई पेट्रोलियम को लेकर के। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसमें दुनिया भर की जो भी बड़ी बड़ी सर्विस रिलेटेड कंपनीज है या फिर मीडिया रिलेटेड कंपनीज है, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ठीक है, इनको लेकर के अब हमारी अमेरिका पे डिपेंडेंसी हो गई। हम खूब यूट्यूब चलाते हैं, आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसका सेंटर कहाँ है? अमेरिका। तो अगर एक दिन अमेरिका चाहे अपने गूगल को और यूट्यूब को ठप कर दे तो पूरा भारत, पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। तो हमारी डिपेंडेंस होती चली गई, ठीक है। उसी तरीके से डिक्लाइन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ क्या हुआ कि 1991 के बाद जब हमने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया तो उसके बाद हमारा एमएसएमई सेक्टर लगभग बर्बाद हो गया, ठीक है। तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी वह क्या हो गई? वह समाप्त हो गई। इसी संदर्भ में ये स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि ग्लोबलाइजेशन कैन बी अ फोर्स फॉर गुड इफ इट इज मैनेज्ड प्रॉपरली। क्या करें कि वैश्वीकरण को सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो यह सफलता का कारक बन सकता है। बट इफ नॉट, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया, द रिजल्ट इज ग्रोइंग इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी। लेकिन अगर अव्यवस्थित हो तो यह असमानता और असुरक्षा उत्पन्न कर सकता है।
तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव मतलब प्रो एंड कॉन्स दोनों हमने देख लिए। फिर अब आगे बढ़ते हैं कि फैक्टर फॉर ट्रम्प्स टैरिफ। अभी ट्रंप टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? वाई ट्रंप इज इम्पोजिंग टैरिफ एंड प्रमोटिंग प्रोटेक्शनिज्म। ट्रंप क्यों प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं? तो पहला कारण है टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। बहुत बड़े स्तर पर अमेरिका का क्या है? ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है। लगभग कितने डॉलर का है? 918 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है अमेरिका का। 918 बिलियन डॉलर, ह्यूज अमाउंट। इतना सिर्फ उनका घाटा है अमेरिका का, जिसमें सबसे बड़ा घाटा अगर हम बात करें तो मैक्सिको और कनाडा के साथ है, लेकिन चाइना के साथ कितना है? 295 बिलियन डॉलर का घाटा है। इंडिया के साथ अगर हम बात करें तो 45.7 बिलियन डॉलर का घाटा है। तो अमेरिका का जो ये घाटा था, व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रंप को टैरिफ लगानी पड़ी। ठीक है। दूसरा, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब वो देख रहे थे कि चाइनीज गुड्स आकर के अमेरिकन मार्केट में भरे पड़े हैं और अमेरिका की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो क्या हो रही हैं? फेल हो रही हैं। तो ऐसे में अपने कंपनीज को बचाने के लिए भी ट्रंप को क्या करना पड़ा? टैरिफ इंपोज करना पड़ा। फिर उसके साथ साथ प्रमोटिंग नेशनल सिक्योरिटी भी। ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया के कुछ देश जैसे चाइना, ईरान, ये लोग क्या करते हैं? हमारे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेड करते हैं और उस पैसे से हमारे अगेंस्ट मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर तैयार करते हैं, हमारे लिए चुनौती बनते हैं। तो हमारे ही पैसे से हमारे लिए चुनौती बने, इसको कंट्रोल करना है। तो इसलिए क्या करना है? उनके ट्रेड को ब्लॉक करना है। तो इसलिए भी अमेरिका क्या कर रहे हैं? ट्रंप क्या कर रहे हैं? टैरिफ को इंपोज कर रहे हैं। तो ये सब हमने कारण देखा। अब आते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि दुनिया की स्थिति क्या है। अब भारत का स्टैंड क्या है भाई? तो भारत को लेकर के हम सभी जानते हैं, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया इज अ टैरिफ किंग। भारत को उन्होंने टैरिफ किंग कहा कि भारत, इंडिया अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर हैवी टैरिफ लगाता है टू प्रोटेक्ट देयर मार्केट। अब भारत का स्टैंड क्या है कि इंगेज्ड इन डिस्कशन। भारत ने कहा है, दुनिया जैसे चाइना है, चाइना क्या कर रहा है? रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है कि अमेरिका मुझ पर जितना टैक्स लगाएगा हम भी उस पर उतना टैक्स लगाएंगे। सेम कनाडा और मैक्सिको भी ऐसा ही कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन भी यही प्लान कर रहा है कि अमेरिका जितना हम पर टैक्स लगाएगा हम भी उतना अमेरिका पर लगाएंगे। बट इंडिया इज नॉट डूइंग दिस। इंडिया क्या कर रहा है? हम बातचीत में अपनी इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं ताकि एक अच्छा दोनों देश के लिए एक बेहतर बात और एक प्लेटफॉर्म तैयार करके और चीज़ों को स्मूथ किया जाए। नो रिटेलिएशन। हम पर उन्होंने 26% का टैरिफ इंपोज किया, लेकिन बदले में हमने उन पर, अमेरिका पर कोई टैक्स, एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स इंपोज नहीं किया। तो हम क्या कर रहे हैं? कोई रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, हम चुनौती नहीं दे रहे हैं। उसके साथ लिबरलाइजिंग स्टैंड। ठीक है। हम अपने स्टैंड को, जो हमारा अब तक स्टैंड था कि हम अपने मार्केट को बहुत प्रोटेक्ट रखते थे, उसको क्या करें? थोड़े लिबरल करें, थोड़ा उदार कर रहे हैं, थोड़े अपने बाजार को ओपन कर रहे हैं। एंड रिड्यूसिंग टैरिफ्स। और हम कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ को भी कम करें, जिसमें कि हार्ले डेविडसन की बाइक है, वो हम सभी जानते हैं कि भारत का जो रॉयल क्लास है वो हार्ले डेविडसन बाइक यूज करता है, जो कि अमेरिकी बाइक है, और भारत सरकार उस पर बहुत हैवी टैरिफ इंपोज करती है, मोर देन 200% समथिंग। अब हमने क्या किया है? हार्ले डेविडसन पर टैरिफ को कम किया है। उसी तरीके से जो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, जो कि दुनिया भर में इंटरनेट प्रोवाइड करती है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सिस्टम, तो हमने अब तक उसको रोक रखा था। क्यों रोक रखा था? ताकि भारत की जो जियो, एयरटेल या जो भी हमारे यहाँ की कंपनियां हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, उनकी सुरक्षा की जा सके। लेकिन हमने अब क्या किया है? स्टारलिंक को भी भारत में आने के लिए अप्रूवल दे दिया है। लगभग अंतिम दौर में बातचीत चल रही है और स्टारलिंक एयरटेल और जियो के साथ कोलैबोरेट करके भारत में अब इंटरनेट संचार सुविधा देने वाला है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? कुछ अमेरिकी
वस्तुओं पर, उत्पादों पर थोड़े टैरिफ को कम कर रहे हैं और उनको भी अपने बाजार में आने की अनुमति दे रहे हैं ताकि ट्रंप की एग्रेसिव पॉलिसी से बचा जा सके। उसके साथ ही ट्रंप जब भारत दुनिया के देशों के जो अप्रवासी थे उनको जब अपने यहाँ से हटा रहे थे तो दुनिया के देश थोड़े एग्रेसिवली बिहेव कर रहे थे। हमने ऐसा नहीं किया। हमारे यहाँ जो भी अवैध प्रवासी अमेरिका में रहते थे, जब वो भेज रहे थे तो हमने उनको स्वीकार कर लिया, एज इट इज स्वीकार कर लिया। तो इससे पता चलता है कि हम क्या चाह रहे हैं। हम ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ कोई झगड़ा, क्लैश नहीं चाह रहे हैं, बल्कि हम चाह रहे हैं कि बातचीत से मुद्दे को सुलझा लिया जाए। उसी संदर्भ में हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनका एक स्टेटमेंट आया था अभी कि ट्रंप का जो टैरिफ है यह इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। कैसे? वो कह रहे हैं कि हमें इससे फायदा हो रहा है कि ट्रंप चाइना पर बहुत हैवी टैरिफ इंपोज कर रहे हैं, तो बहुत सारी अमेरिकी कंपनीज हैं वो चाइना से निकल करके इंडिया में आने के लिए फोर्स्ड हो रही हैं। जैसे एप्पल का जो आईफोन, सेम आईफोन अमेरिका चाइना में बनता है और वही अगर इंडिया में बनता है, क्योंकि दोनों जगह बनता ही है एप्पल का, तो ऐसे में चाइनीज आईफोन का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उस पर इतना हैवी टैरिफ इंपोज किया गया है, जबकि इंडियन आईफोन का प्राइस कम रहेगा। तो ऐसे में आईफोन, एप्पल कंपनी अपना आईफोन कहाँ बनाना प्रेफर करेगी? इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर टैरिफ कम लगा है तो यहाँ से हम बना करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं सस्ता। तो ऐसे में हम भारत के लिए इसे क्या माना जा रहा है? एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है, एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, तो ट्रंप टैरिफ का इंडिया पर इंपैक्ट क्या हुआ हमने ये देखा, इंडिया का स्टैंड देखा। फिर उसके बाद आते हैं कि आगे क्या होना चाहिए, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। ओके, तो पहला होगा कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए। दुनिया भर के जो देश, जैसे चाइना पर आरोप लगता है कि वो क्या करता है, वो अपने करेंसी को डिवेल्युएट करके रखता है, अपनी मुद्रा को अवमूल्यित करके रखता है, मुद्रा का मूल्य कम करके रखता है ताकि ग्लोबल मार्केट में उसका बाजार सबसे सस्ता रहे और दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना में जाकर के इन्वेस्ट करें और चाइनीज प्रोडक्ट दुनिया भर में बिके। उसी तरीके से और भी प्रकार के जो ट्रेड में हैवी टैरिफ लगा करके और दुनिया के देशों को रोका जाता है, ऐसे अगर प्रैक्टिसेस हैं तो उनको क्या किया जाए? सही किया जाए। व्यापार में जो गलत नीतियां हैं उसको सही किया जाए। उसके साथ मोर पावर एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ WTO, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसको क्या किया जाए? इसको और पावर दिया जाए। WTO क्या काम करता है? दुनिया भर में जो ट्रेड हो रही हैं उसमें अगर कोई धोखाधड़ी होता है, फर्जरी होता है, तो उसको रोकता है और फर्जरी करने वाले देश को दंड देता है। लेकिन वो दंड तब दे पाएगा जब उसके पास शक्ति होगी, तो उसे और शक्तिशाली और लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है ताकि उसमें सिर्फ कुछ ही देशों का वर्चस्व नहीं रहे, बल्कि दुनिया भर के सभी देश सामान्य रूप से उसमें भागीदारी कर सके। तीसरा, प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। दुनिया के अधिकांश देशों के साथ मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा दिया जाए। मतलब हम टैरिफ लगाने की जो नीति है उनको धीरे धीरे क्या करें? कम करें। जितने देशों के साथ मुक्त व्यापार को हम बढ़ावा देंगे, ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगा और मुक्त व्यापार अगर हो रहा है तो मुक्त व्यापार की नीति, जब मुक्त व्यापार साइन हो रहा है तो उस समय दोनों देश एक दूसरे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए साइन कर रहे हैं, तो ऐसे में दोनों देश को बराबर का फायदा होगा। तो इस तरीके से ऐसा माहौल बने कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। फिर क्या है? मल्टीलेटरलिज्म को, बहुध्रुवीयतावाद को, मतलब कि दुनिया की किसी एक पोलराइजेशन, मतलब या तो अमेरिका सेंट्रिक वर्ल्ड है या फिर अमेरिका और एक साइड दूसरी साइड चाइना, दो देशों के बीच में पूरी दुनिया पिट रही है, घिस रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुध्रुवीयता लेके आओ, दुनिया में एक कोई पावर नहीं हो बल्कि बहुत सारे पावर हाउस हो। तो दुनिया में जब बहुत सारे, अभी अमेरिका दुनिया को डरा रहा है, टैरिफ लगा रहा है और दुनिया के मार्केट गिर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया अमेरिकी सेंट्रिक होती अभी है, अभी भी दुनिया का इकोनॉमिक पावर हाउस अमेरिका है। तो इसीलिए अमेरिका अगर एक बार अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है तो पूरी दुनिया के मार्केट गिर जा रहे हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया में 20 पावर हाउस हो, तो अमेरिका अगर कुछ करेगा भी तो दुनिया के अन्य पावर हाउस उसको मैनेज कर लेंगे।
तो उसी तरीके से क्या किया जाए, मल्टीलेटरलिज्म को, बहुध्रुवीयता को बढ़ावा दिया जाए। उसके साथ साथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू नेसेसरी गुड्स, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुनिया के देशों का दूसरे पर निर्भर होना बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर हमने जैसे देखा कोविड-19 के टाइम में हम मेडिकल किट के लिए या बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट थे, तो दुष्परिणाम क्या हुआ, कोविड-19 के समय अचानक से बहुत सारी जरूरत बढ़ गई और चाइना ने सप्लाई देने से मना कर दिया, तो हमारे लिए एक चुनौती तैयार हो गई। तो अगर हम अपनी जरूरत की जो मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं वो अगर अपने देश में बना रहे होते अपनी जरूरत भर, तो फिर हमें वैसी चुनौती नहीं झेलनी पड़ती। इसीलिए अगर हम दुनिया के इस संरक्षणवाद के दौर में खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, कोई भी देश सुरक्षित रखना चाहता है, तो उसे अपने डोमेस्टिक नेसेसिटी को, अपने घरेलू आवश्यकता को, जो मूलभूत घरेलू आवश्यकता है उसको अपने स्तर पर पूरा करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये कुछ आगे की स्टेप्स हैं जो कि दुनिया को लेने चाहिए। अब आते हैं इसका कंक्लूजन क्या होगा। कंक्लूजन के लिए यहां पर एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट इवन, कि आर्गुइंग अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन इज लाइक आर्गुइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये कोफी अन्नान का, जो संयुक्त राष्ट्र सभा के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका ही स्टेटमेंट है कि वैश्वीकरण के अगेंस्ट में कुछ भी कहना गुरुत्वाकर्षण को नकारने जैसा है, कि भाई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक प्राकृतिक सत्य है, नकारा नहीं जा सकता इसको। तो वही वो कोफी अन्नान भी यही कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को भी नकारा नहीं जा सकता है, ग्लोबलाइजेशन एक सत्य है, इसको नकारा खारिज किया ही नहीं जा सकता, यह हमेशा रहेगा। उसी तरीके से एंड प्रोटेक्शनिज्म इज क्या है, डिस्ट्रक्शनिज्म, कंज्यूमर्स पे मोर फॉर लेस चॉइस एंड द इकोनॉमी सफर्स। और जो संरक्षणवाद है ये क्या है, क्या है, डिस्ट्रक्शनिज्म है, मतलब विखंडन करने की एक प्रणाली है। प्रोटेक्शनिज्म के संरक्षणवाद क्या है, विखंडन करने की एक प्रणाली है। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर्स, जो उपभोक्ता होते हैं, वो लेस चॉइस, उनके पास चॉइस कम होता है और दाम, मूल्य ज्यादा देना पड़ता है इस व्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था को क्या होता है, नुकसान होता है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार भी किया गया और प्रोटेक्शनिज्म के ड्रॉबैक को भी स्टेटमेंट में बता दिया गया। तो इसके साथ ही एक लाइन और लिख करके, लेकिन ग्लोबलाइजेशन व्यवस्थित होनी चाहिए, मैनेज्ड होनी चाहिए, और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ या उसकी जो भी नकारात्मक चुनौतियां हैं उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि दुनिया के देशों को फिर से टैरिफ लगाने की आवश्यकता न पड़े। इसके साथ हम इस ऐसे को एंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा इकोनॉमी कैसे था, लेकिन मुझे भरोसा है कि ये आने वाला है ऐसे एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें लिखा जा सकता था, मैं भी बहुत सारे कंटेंट ठूस सकता था इसमें, लेकिन मैंने उतना कंटेंट डाला है जितने में कि आप एक परफेक्ट ऐसे लिख सकें और अनवांटेड कंटेंट का बोझ भी आप पर न पड़े। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल या नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।